Assalamu alaikum. Surface chemistry part 3. In this part 3 we'll discuss about characteristics of catalysis, theories of catalysis, and in brief about shape selective catalysis. First, let's discuss the characteristics of catalysis. Now, what is the role played by catalyst? What are the properties shown by catalyst? First of all, a catalyst remains unchanged in mass and chemical composition at the end of reaction. Means we have discussed the definition. A catalyst is a substance that changes the rate of reaction without undergoing any chemical change. Means it does not take part in the reaction, chemical reaction. It has the ability only to accelerate the reaction. सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना या चेंज करना कैटलिस्ट का काम है. वो केमिकली कोई रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट नहीं होगा, टेम्पररी रिएक्ट हो सकता है लेकिन परमानेंटली रिएक्ट नहीं होगा. इस वजह से वो जैसे रिएक्शन फिनिश हो जाएगा आपको कैटलिस्ट उतने ही क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी में आप ऐड करें हैं वो आपको वापस मिल जाता है. दैट इज इट रिमेन्स अनचेंज्ड इन मास. सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो सकता है लेकिन केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा. A small quantity of catalyst is sufficient to increase the rate of reaction to a large extent. Usually तकरीबन केमिकल रिएक्शंस में थोड़ा ही कैटलिस्ट ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपोनेंशियल टाइम्स बढ़ जाता है. इट डिपेंड्स ऑन द कैटलिस्ट. कुछ कैटलिस्ट से कई गुना ज़्यादा जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है. अगर बगैर कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, कोई रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो बहुत स्लो रहेगा. जैसे ही आप कैटलिस्ट ऐड करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन 5 टाइम्स या 10 टाइम्स, इट डिपेंड्स कौन सा जो कैटलिस्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा. उस हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन बहुत सारे टाइम जो है इंक्रीज हो जाएगा. इस वजह से ज़्यादा क्वांटिटी कैटलिस्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. स्मॉल अमाउंट से ही आपको रेट ऑफ रिएक्शन बहुत सारे टाइम इंक्रीज हो जाएगा. दैट इज इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय मेनी टाइम्स. दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज कैटलिस्ट इन स्मॉल क्वांटिटी. ए कैटलिस्ट डज नॉट स्टार्ट ए रिएक्शन. कैटलिस्ट का रोल सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को चेंज करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करना है, या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज. यूजुअली पॉजिटिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है. कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करेगा. रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं रिएक्टेंट्स, उसको एक्सेलरेट करने वाली चीज है कैटलिस्ट. So this is one of the important feature or characteristic of catalyst. It will not start a reaction, but instead it will accelerate the reaction. A catalyst is generally specific in its action. स्पेसिफिक का मतलब होता है पर्टिकुलर, यानी कि हर एक केमिकल रिएक्शन में आप सेम टाइप का कैटलिस्ट ऐड नहीं कर सकते हैं. जैसे कि हमने देखा है हेबर्स प्रोसेस, जहाँ पे हम आयरन या फिर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट प्रोसेस जहाँ पे वैनाडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. यानी कि हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए एक सूटेबल टाइप का कैटलिस्ट फिक्स्ड है. अलग अलग रिएक्शन के एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है कि कौन सा कैटलिस्ट कौन से रिएक्शन के लिए सूटेबल है. सपोज अगर आप हेबर्स प्रोसेस में वैनाडियम पेंटॉक्साइड यूज़ करेंगे तो उसकी इफेक्टिवनेस वहाँ पे नहीं रहेगी, वो कैटलिस्ट के जैसा एक्ट नहीं करेगा, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा जितना आयरन ऑक्साइड या आयरन से होता है. उसी तरह निकल हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स में हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन को जो है बहुत सारे टाइम जो है इंक्रीज करता है. अगर निकल के बदले आप आयरन यूज़ करेंगे तो उतना रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, या फिर वो आयरन जो है रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स को डैमेज कर सकता है, या फिर उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा. इस वजह से हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट फिक्स्ड है. अभी फिक्स्ड है कैसे पता चलता है? आपको रिसर्च, आपको जो है कैरी आउट करना है, एक्सपेरिमेंट चेक करना है अलग अलग कैटलिस्ट यूज़ करके. सो बेस्ड ऑन दैट पूरा चेकिंग करने के बाद जो है हमको पता चलता है कि कौन से रिएक्शन के लिए कौन सा कैटलिस्ट सूटेबल है. सो फॉर दैट रीजन in Haber's process we prefer iron or iron oxide as catalyst. In contact process we prefer vanadium pentoxide. In polymerization process like HDPE we use Ziegler-Natta catalyst.
In the preparation of alcohols, we use zinc oxide and chromium oxide mixture as a catalyst. Like this, for each reaction, there is particular catalyst fixed. Like in hydrogenation of oils, nickel is used as a catalyst. Finally, powdered catalyst is more efficient. Whenever you are using a catalyst, we do not add lumps of bigger particles of catalyst. We always add in powdered form so that their surface area increases. As we have discussed, catalyst functions based on adsorption principle, where it will be absorbing the adsorbate on its surface so that they react easily and convert into product. So to increase the adsorption, we have to increase the surface area, and surface area can be increased by powdering them. That is, when you finally divide them, then only their surface area increases, their porous structure increases, they will have more active centers so that they will absorb more amount of reactants on their surface, and hence rate of reaction also increases. So always whenever catalyst is used, it is used in finely divided or finely powdered form. A catalyst does not change the position of equilibrium. We know that equilibrium is the condition where rate of forward process will be equal to rate of backward process. Whenever a system reaches equilibrium, if you try to change the condition, that is state of the equilibrium, by changing concentration or temperature or any other factor, according to Le-Chatelier's principle, we have discussed that it will re-attain the equilibrium by moving either in forward direction as well as in backward direction. But when you talk about catalyst does not affect equilibrium. It neither affects equilibrium constant nor it will affect the equilibrium. Why? Because it will increase the rate of reaction in forward direction and backward direction to the same extent. अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है, अगर वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में फिनिश अगर हो रहा है सपोज 10 मिनट्स में, कैटलिस्ट ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, नो डाउट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी सेम टाइम में ही फिनिश हो जाएगा. विदाउट कैटलिस्ट अगर 10 मिनट्स में इक्विलिब्रियम में रीच हो रहा है तो वो विथ कैटलिस्ट नॉर्मली एक 5 मिनट्स या 3 मिनट्स में रीच हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम एज इट इज रहेगा. फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड रिएक्शन सेम ड्यूरेशन में होगा. Means overall we say a catalyst does not disturb the equilibrium or does not change the position of equilibrium. A catalyst shows maximum activity at certain optimum temperature. हर एक कैटलिस्ट के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए जहां पे उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है. अब जैसे कि हेबर्स प्रोसेस में आयरन या आयरन ऑक्साइड जब यूज करेंगे, दे रिक्वायर समवेयर अराउंड टेम्परेचर ऑफ अराउंड 700 केल्विन. In that way, whenever you are using a suitable catalyst in a particular reaction, they require certain temperature also so that their activity will be maximum. So that suitable temperature we call it as optimum temperature. So these are all the different characteristics of a catalyst. Different theories are there which will explain how a catalyst functions. It depends on the type of catalytic reaction we carry out. So based on that, we have two important theories. One is intermediate compound formation theory and the other one is the adsorption theory. First we'll discuss the intermediate compound formation theory. Now this theory, it is applicable for homogeneous catalysis. Homogeneous catalysis, as we have discussed, it is a catalytic reaction where the reactant and catalyst will be in same phase. तो यहाँ पे होमोजेनियस कैटालिसिस जितने भी रिएक्शन है या होमोजेनियस कैटलिस्ट के रिएक्शंस जितने भी हैं, वहाँ पे हम ये इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी अप्लाई करके उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. According to this theory, catalyst first reacts with one of the reactants to form an intermediate complex which possesses high energy but less stability. Intermediate complex combines with remaining reactant to form the product and catalyst is regenerated. तो इस थियरी के मुताबिक थियरी एप्लीकेबल है होमोजेनियस कैटालिसिस के लिए जहां पे ये रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट सेम रहेगा. इस थियरी के मुताबिक रिएक्टेंट्स जितने भी रहेंगे
उसमें से किसी एक रिएक्टेंट के साथ ये कैटलिस्ट टेम्पररीली रिएक्ट होके एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। पार्ट 1 में हम डिस्कस करें इंटरमीडिएट कंपाउंड या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो हाईली एनर्जेटिक होता है और स्टेबिलिटी कम होती है, जो थ्रेशोल्ड बैरियर पे फॉर्म होता है। तो यहाँ पे भी जैसे कि एग्जांपल में हम देख सक रहे हैं ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, सी कैटलिस्ट है। तो ये सी क्या करता है, कैटलिस्ट कोई एक रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होके इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। जैसे ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ये हाईली एनर्जेटिक है, हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं। ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज बचे हुए जो रिएक्टेंट हैं उनके साथ फिर से कंबाइन होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। So here the intermediate complex, as it is highly energetic and highly reactive, it combines with the remaining reactants and forms the product, and you will get back the catalyst at the end of the reaction. So this is according to intermediate compound formation theory. Example अप्लाई करते हैं हम लेड चेम्बर प्रोसेस में, जहाँ पे एक एग्जाम्पल है होमोजीनियस कैटालिसिस का, जहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है। So sulfur dioxide is oxidized here in presence of nitric oxide gas to produce sulfur trioxide. Here we can see first of all nitric oxide ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि ये कोई एक रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। कैटलिस्ट विल रिएक्ट विद वन ऑफ द रिएक्टेंट, तो यहाँ पे भी ये कैटलिस्ट कोई एक रिएक्टेंट जैसे कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिमेनिंग रिएक्टेंट जो बचा है सल्फर डाइऑक्साइड, उसके साथ कंबाइन होके सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म करेगा और आपको ये कैटलिस्ट फिर से वापस मिल जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट वी कॉल इट एज इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी अप्लाइड फॉर होमोजीनियस कैटालिसिस। Adsorption theory. Now this theory actually it was called as only adsorption theory because according to that theory reactants used to adsorb on a catalyst surface, they used to react and form the product. With the increase in the concentration of solution, the reactant concentration in the solution, they used to react on the catalyst surface and they used to convert into product. Now modern adsorption theory is a combination of both intermediate compound formation theory and adsorption theory. यहाँ पे हम दोनों थियरीज कंबाइन करके इस मॉडर्न थियरी एडसॉर्प्शन थियरी में डिस्कस करते हैं, यानी कि यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड भी फॉर्म होता है और एडसॉर्प्शन भी होता है। So this theory is applicable for heterogeneous catalysis where both reactant and catalyst are in different phase. The mechanism will be involving these many steps. Let's see one by one. First is diffusion of reactant molecules on the catalyst surface. यानी कि यहाँ पर अगर ये कैटलिस्ट सरफेस है, कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर रफ एंड पोरस नेचर रहने से एक्टिव सेंटर्स रहते हैं। एक्टिव सेंटर्स यानी कि जहाँ पे एडसॉर्प्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो कैटलिस्ट अगर उसमें ऐड करेंगे तो रिएक्टेंट्स पहले उन कैटालिटिक एक्टिव सेंटर्स के ऊपर आके एडसॉर्ब हो जाएंगे। when they are approaching, जब ये एड्सॉर्बेंट यानी कि कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर आके एड्सॉर्ब होना स्टार्ट होते हैं या एड्सॉर्ब होने के जब करीब आते रहते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। दैट इज डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द कैटलिस्ट सरफेस। दे आर अप्रोचिंग द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। जैसे ही वो अप्रोच हो जाएंगे, जहाँ पे भी एक्टिव सेंटर्स है यानी कि पोरस सरफेस या रफ सरफेस जहाँ पर है, जहाँ पे एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जाके एड्सॉर्ब हो जाएंगे। जब एड्सॉर्ब होते हैं तो टेम्पररी बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, परमानेंट नहीं होंगे, टेम्पररी बॉन्ड्स फॉर्म होंगे उस कैटलिस्ट सरफेस के साथ। दैट इज इन द सेकंड स्टेप व्हाट हैपेंस, एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द कैटलिस्ट सरफेस, यानी कि रिएक्टेंट्स आके एड्सॉर्ब हो जाते हैं और टेम्पररी बॉन्ड्स फॉर्म हो जाएंगे। थर्ड इज रिएक्शन ऑफ एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल्स ऑन द कैटलिस्ट सरफेस। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जैसे ये रिएक्टेंट्स आके एड्सॉर्ब हो जाएंगे, अब कुछ रिएक्टेंट्स जैसे कि ए रिएक्टेंट है, कंटिन्यू ए रिएक्टेंट एड्सॉर्ब हो सकता है, या बी रिएक्टेंट एड्सॉर्ब होगा। रिएक्शन ऐसे साइट्स पे होता है जहाँ पे ये ए और बी नियरेस्ट है,
यहाँ पे अब ए और बी है, नियरेस्ट है, तो क्योंकि ए और ए के बीच में रिएक्शन नहीं होगा, सेम रिएक्टेंट हो जाएंगे। बी और बी के बीच में भी रिएक्टेंट नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। सिर्फ ऐसे स्पॉट्स पर, ऐसे साइट्स पर रिएक्शन होगा जहाँ पे ए और बी नियरेस्ट है। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में हम देख, फिगर में देख सकते हैं ए और बी नियरेस्ट है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में रिएक्शन स्टार्ट होगा। सो रिएक्शन ऑफ एडसॉर्ब मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। वंस दे रिएक्ट, जैसे ही रिएक्ट हो जाएंगे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और प्रोडक्ट्स फॉर्म होते ही प्रोडक्ट का सरफेस के साथ एफिनिटी या बॉन्डिंग उतना खास नहीं रहता है जितना रिएक्टेंट का था। इस वजह से प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डीसॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस। दैट इज डीसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। ए और बी कंबाइन होने के बाद आपको प्रोडक्ट मिला है, ये अब सरफेस से बाहर निकल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डीसॉर्प्शन। So desorption of reaction product away from the catalyst surface. जैसे desorption होगा उसके बाद diffusion of product away from the catalyst surface, means it is coming out from the surface, that is called as diffusion of product. So these many steps are involved in the heterogeneous catalytic process, which is explained by modern adsorption theory. That is diffusion of reactant molecules on catalyst surface, adsorption of reactant molecules on catalyst surface, reaction of adsorbed molecules on the catalyst surface, desorption of reactant molecules away from the catalyst surface, and diffusion of product away from the catalyst surface. In shortcut we call it as DERT. इस तरह याद रख सकते हैं मॉडर्न एडसॉर्प्शन थियरी, जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, वी कैन कॉल इट एज DERT. Activity and selectivity of heterogeneous catalysis. Now here, whenever we are selecting a catalyst, we have to check its activity as we have to select a suitable catalyst. यानी कि आपको जो है कैटलिस्ट सेलेक्ट करते वक्त दो चीज़ों पे ध्यान देना रहता है, उसकी एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है वो को पर्टिकुलर रिएक्शन को कितने टाइम उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है, और सेलेक्टिविटी का मतलब होता है कि आपको पर्टिकुलर डिजायर्ड प्रोडक्ट उससे हासिल हो सकता है या नहीं हो सकता है। So activity of catalyst is the ability to increase the rate of reaction by many times. That is, catalyst can increase the rate of reaction generally by 10 raised to 10 times. Here we can see the example. Mixture of hydrogen gas and oxygen directly treated will not react, whereas when you carry the same reaction in presence of platinum catalyst, they will produce water. तो यहाँ पे rate of reaction बढ़ रहा है। पहले तो दोनों रिएक्ट ही नहीं हो रहे थे, अब दोनों के साथ अगर आप कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय मेनी टाइम्स। इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। सेलेक्टिविटी, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, कॉमनली वी कॉल इट एज वाटर गैस। अगर ये मिक्सचर में अगर आप कॉपर कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको फॉर्मल्डिहाइड मिथेनॉल एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा। सेम मिक्सचर में अगर आपको कॉपर अलॉन्ग विथ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट के तौर पे ऐड करेंगे तो आपको मिथेनॉल आपको प्रोडक्ट मिलेगा। देख सकते हैं कि कैटलिस्ट चेंज होने से आपके प्रोडक्ट चेंज हो जा रहे हैं। अगेन वन मोर एग्जांपल, इफ यू इंट्रोड्यूस निकल कैटलिस्ट यू विल गेट मीथेन, और इफ यू टेक इथाइन when it is hydrogenated using these many type of catalyst you will get ethane as the product. Means overall यहाँ पे ये मालूम होता है कि एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट एक रिएक्शन के लिए फिक्स्ड है। कॉपर यूज करेंगे तो आपको अल्डिहाइड्स मिलेंगे, जिंक ऑक्साइड यूज करेंगे तो आपको अल्कोहल मिलेंगे, निकल यूज करेंगे तो आपको मीथेन मिल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिविटी। आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए उस हिसाब से आपको जो कैटलिस्ट सेलेक्ट करना है। आपको मिथेनॉल चाहिए लेकिन आप यूज कर रहे हैं निकल कैटलिस्ट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि निकल रिएक्शन को डायरेक्ट करता है एक ऐसे मैकेनिज्म से जहां पे आपको फाइनल प्रोडक्ट मीथेन प्रोड्यूस कर देगा। फॉर्मल्डिहाइड चाह रहे हैं आप, वहां पे आप निकल यूज करेंगे, अगेन यू विल गेट मीथेन। मीथेन चाहिए आप कॉपर यूज करेंगे तो आपको अल्कोहल या फिर फॉर्मल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलेंगे। सो वी हैव टू बी सेलेक्टिव इन the selection of the catalyst. So catalyst will be selected based on two factors. We have to check its activity as well as we have to check its selectivity. एक ऐसा कैटलिस्ट सेलेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है
लेकिन डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं दे रहा है तो काम का नहीं रहेगा। या फिर आप एक ऐसा कैटलिस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं जो प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस कर दे रहा है लेकिन स्लो है, बहुत रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा है, तब भी वो काम का नहीं रहेगा। तो आपको दोनों चीज़ों पे फोकस करना है, उसकी एक्टिविटी भी देखना है और उसकी सेलेक्टिविटी भी देखना। शेप सेलेक्टिव catalyst or shape selective catalysis, and the common example for shape selective catalysis is zeolites. Just now we have discussed, we have to check the activity as well as we have to select a catalyst. तो यहाँ पर शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस एक ऐसे कैटालिटिक रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे वो रिएक्शन पोरस स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। So a catalytic reaction that depends on the pore structure of the catalyst and the size of the reactant and product molecules is called as shape selective catalysis, and that substance will be called as shape selective catalyst. Zeolites are the best example for shape selective catalyst because they are having the honeycomb structure. अगर इनके आप zeolites के structures देखेंगे, they resemble honeycomb like structures. Zeolites are nothing but the sodium aluminosilicates, a family of aluminosilicates. If you introduce sodium, you will call it as sodium aluminosilicates. They are microporous aluminosilicates with three-dimensional networks of silicates in which silicon atoms are replaced by aluminum atoms. Reactions taking place in zeolites depend on the size and shape of reactant and product molecules as well as the pores and cavities present in the zeolites. They are found in nature as well as synthesized for catalytic selectivity. कुछ फिगर्स हैं, कुछ पिक्चर्स हैं जियोलाइट्स के. They are available naturally in the earth crust or they are prepared in the laboratories also by using suitable compositions. इस तरह का स्ट्रक्चर्स होता है जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, या फिर ये है, या फिर एक मॉडल है जियोलाइट्स का. We can see they almost resemble like honeycomb structures. तो इस honeycomb structure की वजह से ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर स्मॉलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तो उस टाइम पे हम अलग टाइप के जियोलाइट यूज़ करते हैं. लार्जर टाइप के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं लार्जर साइज वाले, तब हम अलग टाइप के जियोलाइट मटेरियल यूज़ करते हैं. तो जिस टाइप के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो जियोलाइट मटेरियल आपको उस टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देगा. So commonly they are used in petrochemical industries for cracking of hydrocarbons, and they are used in isomerization process. One example we have ZSM5 zeolite Socony mobile. Phi stands for pentasyl. So there are different families of zeolites, pentasilicate family. So Phi stands for pentasyl, means it belongs to pentasilicate family of zeolites. It is used in petroleum industries which converts alcohols directly into gasoline, that is petrol, by dehydrating them to give a mixture of hydrocarbons.